Morning students, Razul here. In previous video, we did some topics of chapter number 3 of class 8, that is synthetic fibers and plastic. We did some synthetic fibers, that is rayon, nylon, polyester, acrylic and spandex. We did uh, all the properties of these fibers. Today we will start our next topic, that is advantages and disadvantages of synthetic fibers. Now let's start. Advantages and disadvantages of synthetic fibers. Synthetic fibers are indispensable in present day life because of their properties and capabilities. They are responsible for the development of a broad range of textile products and innumerable industrial products. The disadvantage associated with synthetic fibers is their non biodegradability. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर इसके एडवांटेजेस हैं, पर इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं उनमें एक तो ये आ जाता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है. सो इसके अलावा इन एडिशन टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर. सो हम डिटेल में पढ़ते हैं इनकी एडवांटेजेस को. एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. Synthetic fibers have many advantages which are summarized below. First one is the fibers have high tensile strength. A property, tensile strength means a property due to which they withstand heavy loads without breaking. Next is the fibers have elasticity, a property by which they regain their original shape after stretching or compression. मीन्स अगर इसको खींचा जाए तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पोलिएस्टर एंड नाइलॉन आर ईजियर टू मेंटेन एज दे रिटेन द pleats and folds even after washing, as they are set by application of heat. Next one is the production of synthetic fibers is independent of agricultural crops and animal farming. इसमें कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स का कोई यूज़ नहीं है, एनिमल फार्मिंग का कोई यूज़ नहीं है. इसमें ये सिर्फ प्रोडक्शन इसकी सिंथेटिक फाइबर्स की नेचुरली नहीं होती है, मैन मेड होती है. द फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ केमिकल्स, मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया इजीली से अफेक्ट नहीं करता है कोई भी केमिकल, मॉइस्चर या बैक्टीरिया. The fibers are comparatively low cost products as compared to natural fibers. मतलब natural fibers से ये costly नहीं होते हैं, low cost के होते हैं, cheap होते हैं. Next one is disadvantages of synthetic fibers. First is synthetic fibers are hydrophobic. Hydrophobic means that is repel moisture को repel करता है या फिर sweat को repel करता है. In other words, they do not allow our skin to breathe. मतलब हमारी skin को वो easily breathe नहीं करने देता. Not only they uncomfortable तो होते ही हैं, बट दे ऑल्सो हैव नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स. इनके मतलब हेल्थ इफेक्ट्स भी होते हैं. अब देखो जब मतलब क्रॉसिंग ही नहीं होगी, एयर की क्रॉसिंग नहीं होगी, तो कुछ तो वो इफेक्ट करेगा ही ना हमारी हेल्थ को. एज आवर बॉडी यूजेज द स्किन टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स थ्रू स्वेट. ठीक है, पसीने के साथ साथ टॉक्सिन्स कुछ रिलीज करते हैं. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट बिफोर बर्निंग. जलने से पहले वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट द क्लोथ्स मेड ऑफ सच फाइबर्स मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन इन केस ऑफ फायर एंड कोज हैवी बर्न्स. दे नीड केयरफुल आयरनिंग ऑल्सो. ठीक है, आयरन करते हुए भी केयरफुल रहना चाहिए. बस एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम. एज अ रिजल्ट दे क्लिंग टुगेदर एंड stick to the skin, causing irritation. Your hair stands straight after combing with a nylon comb vigorously due to the electric charge in comb. आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी वो क्रिएट करते हैं. जैसे अगर मान लो अगर हम किसी नाइलॉन के क्लॉथ को कॉम्ब के साथ रब करते हैं, ठीक है, और उसको हेयर्स पे लगाते हैं, तो हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, मतलब स्टैंड स्ट्रेट. ठीक है, किस लिए? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कॉम्ब, क्योंकि कॉम्ब के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है. नेक्स्ट वन इज अदर यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कुछ दूसरे यूजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल
यहाँ कुछ यूजेस दिए हुए हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ओनली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स बट दे हैव डाइवर्स यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मेकिंग ऑफ curtains, upholstery, furniture, mops, mats, parachutes, aeroplane tires and many other things. जैसे कि पीछे भी अलग अलग टाइप के फाइबर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कौन से फाइबर का यूज़ किस किस में होता है, रेयॉन का किस में होता है, नाइलॉन का किस में होता है. ठीक है, इन सब के बारे में. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेजर यूजर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. द सिंथेटिक फाइबर इज ब्लेंडेड मीन्स मिक्स किया जा सकता है उसको with natural fibers in different proportions to enhance its properties. For example, हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर टेरिलीन और कॉटन को अगर हम मिक्स कर दें तो टेरी कोट बन जाते हैं. ठीक है, अगर हम टेरिलीन और सिल्क को मिक्स करें तो टेरी सिल्क बन जाता है, और अगर हम टेरिलीन और वूल को अगर हम मिक्स करें तो टेरी वूल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टेरिलीन इज ब्लेंडेड विद कॉटन, सिल्क एंड वूल टू फॉर्म टेरी कोट, टेरी सिल्क एंड टेरी वूल रेस्पेक्टिवली. द ब्लेंडेड मटेरियल हैज़, अब क्या होते हैं इनके, देखो जो ब्लेंडेड मतलब जो मिक्स करके मटेरियल होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है. द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्वेट, सो इट इज़ मोर कंफर्टेबल. ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ साथ जो सिंथेटिक फाइबर है उसके साथ साथ इनको मिक्स किया जाता है नेचुरल फाइबर के साथ, तो इसीलिए इनके पास एबिलिटी हो जाती है एब्जॉर्ब करने की, स्वेट को एब्जॉर्ब करने की, तो इसीलिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. More durability and less electric charge, better heat setting properties and less luster, and more resemblance to natural fiber. Next one is plastic. There must be many things around you which are made of plastic. You all see that. Can you recall some of them? For example, plastic chair, bucket, mug, your toothbrush, pencil box, tiffin box, scale, many of your toys and the list goes on. बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की होती हैं. प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स. प्लास्टिक भी एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं जैसे लाइक सिंथेटिक फाइबर्स. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक में, इज़ इन द नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट दे आर मेड ऑफ. मतलब सिर्फ मोनोमर यूनिट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल पॉली इथाइलिन, ये एक प्लास्टिक का नेम है. प्लास्टिक यूज टू मेक पॉलीथीन बैग्स इज़ अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर कॉल्ड इथीन. मतलब इथेन, जब बहुत सारे इथेन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो पॉलीथीन. ठीक है, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन, एक प्लास्टिक है. सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक आर दे आर इजी मोल्डेबल. किसी भी शेप में उसको किया जा सकता है, शेप उनको कुछ भी दी जा सकती है. दे कैन बी शेप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, दे कैन बी मेल्टेड, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं. कलर्ड, रिसाइकल्ड, रीयूज, रोल्ड इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स. प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड एज thermoplastic and thermosettings plastic on the basis of their reaction to heat. अब देखो ये अलग अलग तरह के होते हैं दोनों. थर्मोप्लास्टिक कुछ और होता है, थर्मोसेटिंग्स की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं. थर्मोप्लास्टिक या फिर इनको थर्मोप्लास्ट भी कहा जाता है, आर द प्लास्टिक्स विच मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. मतलब हीट करने के बाद वो मेल्ट भी हो जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड हार्डन व्हेन कूल्ड, और जब ये कूल हो जाते हैं तो वो हार्ड बन जाते हैं. दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग. मतलब वो अपनी इलास्टिसिटी को दोबारा से रिटेन कर लेते हैं अगर हम इसको दोबारा से हीट करते हैं और कूल करते हैं. ठीक है, सो पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. दे आर यूज टू मेक बैग्स, टॉयज एक्सेट्रा. नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको हम कहते हैं थर्मोसेट्स. ऑन द अदर हैंड आर द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, अगर एक बार इसको मोल्ड किया गया, एक बार इसको जो शेप दे दी गई है, कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग. तो उसके बाद उसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता. हीट करने के बाद ये दोबारा से सॉफ्ट नहीं हो सकते. द टू मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर and is used to make electric switches and handles of various utensils. ये इंसुलेटर है इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अलग अलग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, हैंडल्स बनाने के लिए यूटेंसिल्स के. ठीक है, सो नेक्स्ट है मेलामाइन. मेलामाइन हैज़ फायर रेजिस्टेंट, ठीक है, फायर से बचा जा सकता है इससे, एंड हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज. हीट और फायर दोनों की रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें. एंड इज़ यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, kitchenware and fire resistant
fabrics. General properties of plastic. Some important properties of plastic which make them popular are summarized below. First one is plastics are non-reactive. मतलब प्लास्टिक जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते. सिंस प्लास्टिक्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, हमें पता है कि प्लास्टिक इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड आर नॉट अटैक्ड बाय chemicals under normal conditions. They are ideal substitutes for metals, glass and wood. Unlike metals, दे डू नॉट corrode easily, मतलब इसके ऊपर जंग वगैरह भी नहीं लगती है, corrode नहीं हो सकते, बट आर हीट सेंसिटिव एंड मेल्ट अपॉन हीटिंग. बट ये हीट सेंसिटिव होते हैं और पिघल जाते हैं इनको अगर हम हीट करते हैं तो. प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, lightweight and durable. Since plastics are strong, lightweight, durable and can be molded into various shapes and sizes, they are used to make different household articles and industrial products. They are also used to make car, aircraft, spacecraft part. They are cheaper and way lesser than their metallic counterpart. नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक डू नॉट शो थर्मल कंडक्टिविटी. ये थर्मल कंडक्टिविटी भी शो नहीं करते हीटर्स. Plastics and other synthetic polymers are generally bad conductor of heat, that is insulator or bad conductor. They allow very little or no heat to pass through them. अगर तो ये इंसुलेटर है तो इसमें से पास नहीं हो सकती हीट. अगर ये है थोड़े बहुत मतलब बैड कंडक्टर है हीट की तो बिल्कुल कम पास होएगी इसमें से हीट. ठीक है. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन्स, हीटिंग पैन्स एंड मैनी अदर थिंग्स. इसीलिए इनका यूज़ इन चीज़ों में किया जाता है. सो एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक होते हैं वो बैड कंडक्टर है हीट के. देखो इसमें क्या किया हुआ है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कंपैरिजन किया हुआ है स्टील और प्लास्टिक का थर्मल कंडक्टिविटी के लिए. तो क्या किया, हम आम भी यूज़ करते हैं, देखते हैं. देखो इसमें पानी लिया हुआ है, ठीक है, एक बीकर में, उसको हीट कर दिया, ठीक है, हीट दे दी है बर्नर से. सो एक स्टील का स्पून डाल दिया इसके अंदर और वन प्लास्टिक का. तो क्या प्लास्टिक जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा? नहीं. पर स्टील जो है वो करेगा. क्यों? क्योंकि इसका जो एंड है वो गर्म हो जाएगा. ठीक है, फील करेंगे हम इसके एंड को गर्म, स्टील वाले को, पर ये गर्म नहीं होगा. इसलिए ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हैज़ द अदर एंड ऑफ द मेटल स्पून बिकम हॉट, इज द अदर एंड ऑफ द प्लास्टिक स्पून ऑल्सो इक्वली हॉट? नो. ठीक है. सो यही है इसका रीज़न, नो क्यों है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स वेयर एज प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अभी पहले हमने जो किया था वो थर्मल कंडक्टिविटी था. थर्मल मीन्स हीट को कंडक्ट नहीं करती है. अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में कि ये जो होते हैं प्लास्टिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो नहीं करते हैं. सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक प्लास्टिक्स आर जनरली इंसुलेटर्स आर और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स मेड ऑफ मेटल्स. ये भी आप देख सकते हो. यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ये शो करने के लिए कि प्लास्टिक डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इसमें क्या किया, देखो एक यहाँ पे केस ले लिया, टिफ़िन लिया हुआ है, यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स, ठीक है, सेल लिया हुआ है, करंट पास करवाया. तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं. तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि दिस इज ऑफ प्लास्टिक. So this shows that plastic is a bad conductor of electricity and does not allow current to pass through it. Next article है हमारा, टॉपिक है plastics and the environment. You must have observed that in day-to-day grocery shopping we use plastic to store, wrap and carry things. What do you do to the plastic after using it? Use करने के बाद हम क्या करते हैं? Do you throw it wherever you feel like without a thought or do you look for a proper place to dispose it? क्या आप ऐसे ही फेंक देते हो बिना सोचे समझे, या आप कोई उसका डिस्पोज करने के बारे में सोचते हो कि इसको प्रॉपर किसी प्लेस पे डालना चाहिए? Before we discuss the effect of excessive use of plastic on the environment, we will first recall the terms biodegradable and non-biodegradable. आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल टर्म क्या होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल टर्म क्या होती है. देखो बायोडिग्रेडेबल टर्म वो होती है जो
गल सड़ जाती है, ठीक है, जो डीकम्पोज हो सकती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको डीकम्पोज नहीं किया जा सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल इन टर्म बायोडिग्रेडेबल if it is decomposed over a period of time by the action of air, water and microorganisms such as bacteria, that is called biodegradable. And non-biodegradable materials on the other hand cannot be easily decomposed by natural processes. These are some materials, waste materials, and these are its nature. एंड यहाँ पे कुछ टाइम दिया हुआ कि इतने देर के बाद वो डीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पेपर है, पेपर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और 10 to 30 days लगते हैं इसको डीजनरेट होने के लिए। कॉटन बायोडिग्रेडेबल 2 to 6 months लगते हैं इसको। वेजिटेबल, फ्रूट एंड अदर फूड स्टफ ये भी बायोडिग्रेडेबल है, 10 to 20 days लगते हैं। वुड, वूल, इनको वुड को 10 to 20 years लगती हैं, साल, ठीक है, डिकम्पोज होने के लिए, डीजनरेट होने के लिए। और वूल को 10 to 12 months लगते हैं। और मेटल सच एज टिन, एल्यूमिनियम, ये क्या है, जो मेटल्स होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं और इनको टाइम कितना लगता है डीजनरेट होने के लिए, मोर देन 100 years। और ऐसे ही प्लास्टिक जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको भी डीजनरेट होने के लिए मोर देन 100 years लगते हैं। As seen in the table, plastics get accumulated and takes hundreds of years to decompose. Degenerate या decompose होने के लिए 100 साल लग जाते हैं, 100 से भी ज़्यादा। This poses a serious environmental problem as most of the methods used to decompose them harm the environment and results in some kind of pollution. Most of the plastic waste, that is after being picked up by rag pickers, जो उठा के लेके जाते हैं plastic waste को, ends up floating in the nearby water body and becomes a home for many disease causing germs. Burning plastic waste is also not a very good option as it does not get completely burned. देखो क्या है, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता, तो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है तो वहाँ से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा dangerous है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेज मैनी टॉक्सिक गैसेज एंड पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट एंड कॉजेज हेल्थ हैजर्ड। इफ प्लास्टिक वेस्ट इज बरीड इन द सॉइल, अगर इसको सॉइल के अंदर बरीड कर दिया जाए, ठीक है, इट रिमेन्स देयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये आपको पता ही है कि कितने सालों बाद ये डिकम्पोज होती है, तो इतने ज़्यादा समय के लिए वो नीचे रहना सॉइल के अंदर, एंड डज नॉट अलो रेन वाटर टू सीप थ्रू द ग्राउंड, तो इससे क्या होगा, जब वो डिकम्पोज ही नहीं होगी तो उससे नीचे पानी नहीं जा पाएगा, रेन वाटर, तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो फर्टाइल, जो फर्टिलिटी है उसकी वो ख़त्म होती चली जाएगी। प्लांट्स ग्रोइंग इन दैट एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड देयर ग्रोथ इज affected. In your opinion, what can be the solution to the problem associated with plastic disposal? Reducing plastic waste and recycling it whenever possible are the two efficient solution of this problem. देखो, ना तो प्लास्टिक को जलाया जा सकता है, ना प्लास्टिक को बरीड कर सकते हैं, ना ही वाटर में ऐसे ही फेंक सकते हैं, तो इसका क्या है सोल्यूशन, क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ कम करना, रिड्यूस कर देना प्लास्टिक का यूज़, या फिर उसको रिसाइकल करना जितना उसको हो सके, यही दो सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। प्लास्टिक बैग्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉटन और जूट बैग्स विच आर रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। अब देखो, प्लास्टिक बैग्स की जगह हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि कॉटन या जूट बैग्स का यूज़ करें, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है और वो दोबारा भी यूज़ किए जा सकते हैं। एज अ रिजल्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स विल बी रिड्यूस्ड। Recycling of plastic involves collecting, sorting, and processing. To support this, the municipal corporation has made available green and blue bins for collection of biodegradable and non-biodegradable waste respectively. हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि 2 बिन्स बना लेने चाहिए, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं कि एक ग्रीन और एक ब्लू, ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। It is the duty of every responsible citizen to help the local bodies to keep public places clean and free of plastic. So this is our chapter. Our chapter is completed now.
कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं एक बार. व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोनोमर यूनिट्स इनटू अ लार्ज पॉलीमर. What is thermoplastic? Plastic which melts or becomes soft on heating and harden when cooled. And thermosetting? Plastic which when molded once, एक बार अगर उसको mold किया गया, cannot be softened on heating. Biodegradable materials, materials that get decomposed or rot over a period of time by the action of air, water, and microorganisms such as bacteria. And non-biodegradable materials are materials that cannot be easily decomposed by natural processes. So, share and subscribe my channel if you like. Thanks for watching.